नमस्कार मैं आपका साथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे कि आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे हैं। आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो विषय है, वो संविधान है। और संविधान में हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ लिया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो हमारा प्रस्तावना है। कौन? प्रस्तावना। कौन है? प्रस्तावना है। प्रस्तावना जिसे उद्देशिका कहते हैं। उद्देशिका। कौन? उद्देशिका। ठीक है। प्रियम्बल। कौन है? प्रियम्बल है। कौन है? प्रियम्बल। ठीक है। प्रियम्बल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। इसमें इसमें संविधान, इसमें प्रस्तावना के जो स्रोत है, जो इसके स्रोत है, इसके स्रोत कौन है? तो एक विचार, विचार है, दूसरी भाषा है। प्रस्तावना का जो स्रोत है, प्रस्तावना का जो स्रोत है वो एक विचार है और एक हमारी भाषा है। एक हमारी भाषा है। ठीक है। एक हमारी भाषा है। विचार हम लोगों ने कहां से लिया हुआ है? विचार हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है। विचार कहां से? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। अमेरिका। विचार हम लोगों ने अमेरिका से लिया हुआ है और भाषा जो है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से लिया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से भाषा हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और ये आधार क्या है? प्रस्तावना का आधार क्या है? आधार, आधार, प्रस्तावना का आधार आप याद करिए वो चीज, आप याद करिए वो दिन, आप याद करिए, आप याद करिए संविधान सभा की जो द्वितीय बैठक हुई थी, जो द्वितीय बैठक हुई, संविधान सभा की तृतीय बैठक याद करिए, द्वितीय बैठक नहीं, संविधान सभा की तृतीय बैठक याद करिए। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पर प्रस्तुत किया था। वही हमारा आधार है। कौन? उद्देश्य प्रस्ताव। आधार क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव। आधार कौन है? उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्ताव है। प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 और 1946 को पेश हुआ, पेश किया गया, पेश किया गया था। और ये पास कब हुआ? और ये किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये प्रस्ताव पास पे जो है क्या पास पेश किया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव। और फिर उसके बाद ये पास कब हुआ? ये पास कब हुआ था? ये पास हुआ था 22 जुलाई। ये पास हुआ था 22 जुलाई 1947 को। 1947 को ये पास हुआ था। ये क्या हुआ? 22 जुलाई 1947 को पास हुआ था। ठीक है। ये पास हुआ था। ये क्या हुआ? पास हुआ था। ये पास हुआ था। ठीक है। हमारा ये पास हो गया, हमारा संविधान पास हुआ था। और इसी प्रस्तावना में सबसे पहला जो चीज क्या है कि हम भारत के लोग, इसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, कह रहा है समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, उसके समस्त नागरिकों को ये कहता है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय जो प्रदान करेंगे, सामाजिक, आर्थिक, जो राजनैतिक न्याय प्रदान करेंगे। विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया जाएगा। और फिर उसके बाद आगे बढ़ता है और कहता है प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता दी जाएगी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता भी इसमें दी जाएगी। जो फिर उसके बाद कहता है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए जो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को हम अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।
मारपीट करते हैं। ये हमारी जो संविधान सभा की भाषा है, ये हमारी संविधान सभा की भाषा है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिएगा, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है, पहला वर्ड आपको देखने को मिला प्रस्तावना में, पहला वर्ड आपको मिलेगा। ठीक है, पहला वर्ड जो प्रस्तावना में आपको पहला वर्ड जो आपको मिलेगा प्रस्तावना में देखने को मिलेगा, हम भारत के लोग, हम लोग नहीं, हम भारत के लोग, इसमें पहला शब्द मिलेगा हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग। ठीक है, इसमें एक शब्द मिलेगा आपको, हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग, वी द पीपल, ऑफ इंडिया। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम भारत के लोग जो है, ये संविधान की, भारतीय संविधान के शक्ति का स्रोत है। क्या हम भारत के लोग जो है, ये संविधान, भारत के संविधान का, भारत के संविधान का ये भारत के संविधान का शक्ति का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है। ये क्या है, भारत के संविधान का शक्ति का स्रोत है कौन, ये हमारा प्रस्तावना जो है, इसमें लिखी गई वर्ड जो है, हम भारत के लोग, भारत के संविधान का शक्ति का स्रोत है। शक्ति का स्रोत क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के संविधान का शक्ति का स्रोत क्या है, शक्ति का स्रोत क्या है, दूसरा है क्या भैया, शक्ति का स्रोत आपको देखने को मिलेगा कौन, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। ठीक है, वी द पीपल, पीपल। ठीक है, ऐसे एक शब्द आता है यहाँ पे, वी द पीपल, ठीक है, वी द पीपल, ये हम लोगों ने, वी द पीपल, ये हम लोग, ये शब्द जो है, ये शब्द अमेरिका से लिया हुआ, अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से ये शब्द हम लोगों ने लिया है। कौन सा शब्द, वी द पीपल शब्द हम लोग अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वी द पीपल, ये शब्द हम लोगों ने कहां से लिया है, अमेरिका के संविधान से, ये शब्द हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है, ये शब्द हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया हुआ है। ठीक है, इसमें आता है एक शब्द आया, इसमें शब्द आया कौन सा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। कौन आया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, इसमें एक शब्द आता है, आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, एक शब्द इसमें एक शब्द मिलेगा कि संप्रभुत्व। कौन सा आपको, नहीं यही पहले नहीं लिखूंगा एक्सप्लेन। ठीक है, इसमें आता है आपको संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसे हम लोग कैसे संपन्न होंगे, कैसे इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, और एक लोकतंत्र गणराज्य। ठीक है, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये दो चीजें हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ये हैं, ये आपको 42वां संविधान, मूल संविधान में ये नहीं थे, ये मूल संविधान में नहीं थे,
मूल संविधान में नहीं थे। कौन कौन नहीं थे? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द ये नहीं, मूल संविधान में नहीं था। इसको हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन करके, संशोधन करके करके इसको 42वां संविधान संशोधन करके, संशोधन करके, कब संशोधन करके करके जोड़ा था, जोड़ा कौन? 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा। इसको हम लोगों ने 1976 में इसको हम लोगों ने जोड़ा था, इसको हम लोगों ने जोड़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एक फिर से आ जाते हैं, फिर से इसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं। कौन सा आया है? हमें एक शब्द आया इसमें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसमें एक शब्द आया आपको देखने को मिला है कि संप्रभु एक आपको शब्द मिलेगा। कौन? संप्रभुत्व मिला ना, संप्रभुता एक शब्द मिला आपको पहले देखने को। कौन सा मिला था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब संप्रभुता शब्द आपको देखने को मिला है। इसका मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुता शब्द का मतलब होता है कि भारत जो होगा, भारत की इसमें जो भारत जो होगा, भारत बाहरी या आंतरिक बाहरी या आंतरिक भारत जो होगा बाहरी या आंतरिक दबाव लिए बिना निर्णय करेगा। यानी आपको देखने को मिलेगा कि भारत को जो भी निर्णय लेना होगा वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय, किसी भी बाहरी, किसी भी अंतरी, कोई भी इसको दबा नहीं सकता। कोई भी इसको ये नहीं कह सकता कि तुम ये निर्णय लो। भारत क्या है? स्वतंत्र है। भारत बाहरी निर्णय और आंतरिक निर्णय किसी के बिना दबाव के ले सकता है। ठीक है, इसको कोई भी दबाव नहीं है। उसे ही कहा जाता है संप्रभुता। उसे ही क्या कहते हैं? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि आपको बाहरी या आंतरिक कोई भी दबाव नहीं दे सकता। आप स्वतंत्र हो कोई भी निर्णय लेने के लिए, आप कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो, उसे ही कहते हैं संप्रभुता। दूसरा शब्द आपको मिलता है, दूसरा शब्द मिलता है आपको समाजवादी शब्द, दूसरा शब्द मिलता है समाजवादी शब्द। इसको 42वां संविधान संशोधन जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा था। इसको जोड़ा गया था 1976 में इसको जोड़ा गया था। इसमें ये कहा गया है कि इसमें ये कहा जाता है कि समाज के अंतिम छोर तक का मतलब होता है कि कोई भी गरीब हो, आदिवासी, कोई भी गरीब हो, आदिवासी हो, दलित हो, अंतिम छोर तक सरकार की योजनाओं का लाभ हो। कि सरकार जो भी योजनाएं लाती है, जो भी नियम लाती है, जो भी वो प्रावधान करती है जनता के लिए, इसका लाभ समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए लोगों को भी ये मिलना चाहिए। समाज के अंतिम छोर तक बैठे हुए जो व्यक्ति है, अंतिम छोर कौन? अंतिम छोर वही है कि जिसे दलित, आदिवासी, गरीब, उससे भी गरीब, जिसको खाने के लिए, पीने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है, वहां तक भी सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे, वहां तक भी, उसे ही कहते हैं समाजवादी। उसे ही क्या कहते हैं? समाजवादी कहा जाता है। ठीक है, उसे ही कहते हैं समाजवादी। ठीक है, फिर उसके बाद इसको नोट करिएगा, फिर हम लोग आगे आते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, छोटा सा बोर्ड है, भर जाता है, तुरंत भर जाता है 2 ही अक्षर में। कोई बात नहीं, आओ आगे आते हैं हम लोग। कौन सा शब्द आ रहा है? पंथ निरपेक्ष। कौन सा शब्द आ रहा है आपको? पंथ निरपेक्ष। कौन सा? पंथ निरपेक्ष।
पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, हाँ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष भी इसको कहते हैं। इसको धर्म निरपेक्ष भी कहते हैं, धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, इसको भी 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा जो 1976 में इसको भी जोड़ा गया था, ठीक है, जिसको भी हम लोगों ने जोड़ा था, इसको भी हम लोगों ने जोड़ा था, ठीक है। इसमें ये कहा गया है कि भारत में भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, कोई धर्म नहीं होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, धर्म का लड़का है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भाई भारत का अपना क्या होगा, अपना धर्म कोई नहीं होगा, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात और कहा है, लेकिन भारत में जो लोग रह रहे हैं, लेकिन भारत का तो अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत में रह रहे लोगों का, भारत में रह रहे लोगों का अपना, भारत में रह रहे लोगों को अपने धर्म, लोगों को अपने धर्म को मानने का अधिकार है, ठीक है। भारत में जो लोग रह रहे हैं वो अपने धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र हैं, या उनको जो क्या है वो स्वतंत्र है, या उनको अधिकार है, ठीक है। तो इसके बाद एक चीज और आता है आपके सामने, कौन सा आया, लोकतंत्र, एक शब्द आया, कौन सा, उसमें आपको देखिए तीसरा शब्द जो मिला था, कौन सा, लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्रता, कौन सा मिला आपको, लोकतांत्रिक शब्द आपको देखने को मिला था, कौन था, लोकतांत्रिक शब्द मिला हुआ था, कौन सा, लोकतांत्रिक, कौन सा, लोकतांत्रिक मिला हुआ था, लोकतांत्रिक शब्द आपको देखने को मिला, ठीक है। कौन सा लोकतांत्रिक शब्द देखने को मिला था, कौन सा, लोकतांत्रिक का एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और दूसरा मिलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक मिलता है आपको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा आपको मिलता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ठीक है। इसमें लोकतंत्र का मतलब होता है, लोकतंत्र का इंपोर्टेंट करके लिखिएगा, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता, जिसे ये शब्द आपको देखने को मिलेगा कि जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, जनता के लिए शासन, ठीक है। जनता के द्वारा, जनता के लिए जो हमारा शासन होगा, ठीक है, शासन होगा। इसमें पहला कह रहा है, पहला इसमें आपको जो देखने को मिलता है कि क्या होना चाहिए, जो लोकतंत्र का जो परिभाषा देता है, इसमें क्या होना चाहिए, लोकतंत्र की परिभाषा का मतलब क्या होना चाहिए कि समय पर चुनाव हो, वही होता है लोकतंत्र, समय पर चुनाव हो, समय पर चुनाव हो, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, समय पर चुनाव होना चाहिए, ठीक है। बिना भेदभाव के मतदान होना चाहिए, ठीक है, बिना भेदभाव के मतदान होना चाहिए, और बिना भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार हो, कौन, अधिकार हो, बिना भेदभाव के चुनाव लड़ने का
अधिकार भी होना चाहिए, बिना भेदभाव के चुनाव लड़ने का अधिकार भी होना चाहिए, ठीक है। और सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतर करना चाहिए। हस्तांतर का मतलब ये है कि जब कोई पार्टी अभी क्या है सत्ता में है और वो पार्टी हार गई है तो ईमानदारी पूर्वक वो क्या करे, अपने सत्ता को जीती हुई पार्टी के हाथ में दे दे या वो त्याग पत्र दे दे, भाई स्वतंत्रता पूर्वक वो अपना त्याग पत्र दे दे, ठीक है। वो जो अपना त्याग पत्र है वो दे दे, ठीक है। सत्ता का शांतिपूर्वक, सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण, हस्तांतरण क्या हो, हस्तांतरण, सत्ता का शांतिपूर्वक हस्तांतरण हो जाए उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है, उसे ही क्या कहते हैं, लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र की ये परिभाषाएं हैं, ये लिखिएगा इसको कि ये चीजें अगर है तो वो हमारा लोकतंत्र है, वो हमारा लोकतंत्र है, वो हमारा क्या है, लोकतंत्र होता है, वो लोकतंत्र हमारा है, ठीक है, वो हमारा लोकतंत्र है। एक बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इस पे कि उत्तरदायी सरकार हो, उत्तरदायी अगर सरकार है, उत्तरदायी सरकार अगर है, उत्तरदायी अगर सरकार है, अगर उत्तरदायी सरकार है तो वो हमारा लोकतंत्र है। आप मुझे बताओ कि क्या आज के समय में सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी है? क्या वो नौकरी के लिए जिम्मेदारी ले रही है? क्या वो बेरोजगार लड़कों के लिए कुछ कर रही है? क्या वो किसी भी सरकारी एग्जाम को जिम्मेदारी पूर्वक करा रही है? क्या कोई भी वो कर्तव्य भारत के प्रति अच्छे से निभा रही है? ये हमें अब बता दो। क्या ये लोकतंत्र का परिभाषा है कि उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए? क्या ये आपको दिख रहा है कि उत्तरदायी सरकार हमारे प्रति उत्तरदायी है या नहीं है? ये आप जवाब दो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब क्या होता है। अप्रत्यक्ष, सबसे पहले क्या किसका देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग अप्रत्यक्ष देख लेते हैं, अप्रत्यक्ष देख लेते हैं, ठीक है। अप्रत्यक्ष में आप देखोगे, अप्रत्यक्ष में दो प्रकार के मिलेंगे। अप्रत्यक्ष चुनाव में, अप्रत्यक्ष जो चुनाव हमारा होता है, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव में जो होता है तो जनता के चुने हुए प्रत्याशी आते हैं, प्रत्याशी, जनता के चुने हुए प्रत्याशी इसमें भाग लेते हैं। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता के चुने हुए जो प्रत्याशी होते हैं ना, वो इसमें भाग लेते हैं। जनता के चुने हुए जो प्रत्याशी होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। जनता के चुने हुए प्रत्याशी भाग लेते हैं, ठीक है। जैसे भारत में होता है, जैसे हमारे भारत में होता है, ठीक है, जैसे हमारे भारत में होता है कि हम जनता जाती है, वोट करती है और उसके बाद धीरे से आकर के चद्दर टांग के सो जाती है कि प्रतिनिधि तो है ना, वो तो देख रहे हैं हमें, आए हाय तो आराम से। हमें तो अच्छा लगता है कि प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए, भारत में प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। अभी मैं प्रत्यक्ष चुनाव का आपको उदाहरण दूंगा। सबसे पहले हम लोग अप्रत्यक्ष का देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ पे, भारत में होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष चुनाव, जब अप्रत्यक्ष चुनाव में दो प्रकार के आपको प्रत्यक्ष चुनाव दो प्रकार का होता है। एक संसदीय शासन व्यवस्था, कौन, संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली कर दो या व्यवस्था कर दो, दोनों एक ही है, ठीक है। संसदीय शासन प्रणाली एक आती है। दूसरा अध्यात्म जो है अध्यात्मक प्रणाली, कौन, दूसरी जो होती है अध्यात्मक प्रणाली होती है, अध्यात्मक प्रणाली होती है। तो संसदीय शासन व्यवस्था प्रणाली अगर देखोगे तो इसमें जो होगा प्रधानमंत्री होता है, इसमें जो आपका जो प्रधानमंत्री होगा उसको जो सांसद होते हैं, सांसद मिलकर के इसको चुनते हैं। और ये जो होता है प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। ये उत्तरदायी किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होता है। लेकिन इसको सांसद मिलकर के इसको चुनते हैं, इसको जो संसद के सदस्य जो सांसद मिलकर के इसको चुनते हैं, ठीक है। संसद के सदस्य में बोल जाता, सांसद होते हैं, वही मिलकर के इसको चुनते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री को इसको मिलकर के चुनते हैं। पर जो अध्यात्मक जो प्रणाली होती है, जो अध्यात्मक प्रणाली होती है, इसको सीधे चुना जाता है, सीधे चुना जाता है, ठीक है। जैसे सीधे चुना जाता है, जैसे आप देखोगे प्रेसिडेंस, ठीक है, कौन, जैसे प्रेसिडेंट जो होता है वो ये सीधे चुनाव जो होता है ये कहां पे होता है, यूएसए में होता है। और ये जो होता है ये
और ब्रिटेन में ये चुनाव होता है। ठीक है, ये इंडिया और ब्रिटेन में ये चुनाव देखने को आपको मिलेगा, इंडिया और ब्रिटेन में ये चुनाव देखने को मिलेगा। ठीक है, और प्रत्यक्ष चुनाव जो होता है, जनता सीधे शासन करती है, सीधे जनता सीधे या इसमें शासन करती है। ठीक है, सीधे भाग लेती है, जनता सीधे भाग लेती है, भाग लेती है। ठीक है, जनता इसमें सीधे भाग लेती है। ठीक है, जनता इसमें सीधे भाग लेती है, जनता इसमें सीधे भाग लेती है। ठीक है, कोई भी अगर पहला देखोगे, प्रत्यक्ष चुनाव में पहला नियम ये रहता है, जो जनता सीधे भाग लेती है, ये सीधे जनता क्या करती है, भाग लेती है। वो सीधे कहेगी कि किसी भी व्यक्ति को पकड़ेगी और उसको क्या करेगी, बैठाएगी, संसद में बैठा देगी कि आप हमारे हमारा जो नियम, हमारे जो अधिकार है, जो हमें नियम है, जो जैसे भी हम लोगों का जो काम है, अधिकार है, वो सभी आप जो काम करोगे, सरकार को बताओगे, सरकार हमारी जो काम करेगा। अगर वो सरकार जो व्यक्ति है वो काम नहीं कर रहा है अच्छे से, जनता उसको हटा भी सकती है। ठीक है, तो जनता का जो शासन होता है कैसे होता है, पहल 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 जो होता है, पहल जो सबसे पहले पहल अगर जो होगा, पहल अगर किसी को करना रहेगा, अगर उसको सबसे पहले पहल करना होगा, पहल अगर उसको पहल करना होगा तो जनता से पूछेगा, जनता से पूछेगा, पूछेगा जनता से वो पूछेगा। अगर उसको कोई भी अधिनियम लाना है, योजनाएं बनानी है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले कहा किसके, जनता से पूछेगा। सबसे पहले वो जनता से पूछेगा, सबसे पहले वो किसे पूछेगा, जनता से पूछेगा। ठीक है, जनता से पूछेगा किसी कार्य के लिए ना, किसी कार्य के लिए, कार्य या विधेयक, विधेयक के लिए, कोई भी विधेयक ला रहा है या कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए वो किससे पूछेगा, जनता से पूछेगा, जनता से वो पूछेगा, जनता से सबसे पहले पूछेगा कि मैं ये योजना ला रहा हूँ, ये आपको नीतियां बना रहा हूँ, क्या ये सही है, तो जाके ये हम लोग क्या करेंगे, संसद में पेश करेंगे, पास तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो जनता ही वहीं पे खारिज कर देगी। ये होता है डायरेक्ट जनता शासन कर रही है, प्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है। कुछ चीजें होती हैं जनता नहीं समझ पाती है। दूसरा जो होता है हमारा, दूसरा जो जनता इसमें कर रही है, दूसरा जो होता है, जनमत संग्रह होता है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। दूसरा जो होता है जनमत संग्रह की बात करता है, दूसरा जो होता है जनमत संग्रह की बात होती है। ठीक है, राजनीति मामले में जनता की राय, राजनीति मामले में जनता की राय, राजनीति मामले में जनता की राय। ठीक है, जनता की राय, कोई भी राजनीतिक मामला है उसमें जनता की राय जरूरी होती है। ठीक है, तीसरा जो होता है, तीसरा जो पूछा जाता है, तीसरा जो है, ठीक है, प्रत्यावर्तन। ठीक है, रिकॉल, प्रत्यावर्तन, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्रत्यावर्तन। ठीक है, प्रत्यावर्तन। ठीक है, वर्तन, यहाँ ये वर्तन ऐसे रहेगा, वर्तन शुद्धि हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, प्रत्यावर्तन। ठीक है, इसे कहते हैं रिकॉल, रिकॉल, इसको कहते हैं रिकॉल। आपको समझ आ गया होगा, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, यदि जनता के द्वारा चुना गया शासक जो होगा, जनता के द्वारा चुना गया शासक, जनता के द्वारा चुना गया शासक या प्रत्याशी जो होगा, वो सही तरीके, शासक जो होगा सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कार्य नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो जनता उसे बुला लेगी। जनता क्या करेगी, जनता उसे वापस बुला लेगी, जनता उसे वापस बुला लेगी, वापस बुला लेगी, बुला लेगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रत्यावर्तन जो होता है, रिकॉल की जो ऑप्शन होता है, प्रत्यक्ष चुनाव में रिकॉल का भी ऑप्शन होता है। इसमें सब कुछ देखोगे बहुत बढ़िया से चलेगा, बहुत बढ़िया से चलेगा। प्रत्यक्ष चुनाव में जनता को अगर लग रहा है कि ये जो अक्षम है, काम नहीं कर रहा है, तो उसको हटा दो। आज अगर भारत में ये रहता तो कोई भी ये जो नेता पनेता है, चोर बैठे हैं, ये ऐसे नहीं कर पाते। जनता उनको सीधे अब तक कितनों को हटा दी होती, कितनों को हटा देती हो, सबकी जो ये अंदर की जो अकड़ियां रहती वो तक कांपती उनकी, वो तक कांपती अगर वो कोई भी काम करते तो। लेकिन आज ऐसा है ही नहीं इधर।
ठीक है। तो अगर प्रत्यावर्तन में यही होता है कि अगर जनता का जो प्रतिनिधि है वो अगर काम नहीं कर रहा है सही तरीके से, तो जनता उसको वापस बुला लेगी, किसी दूसरे को बैठा देगी गद्दी पे, अब तुम करो। ठीक है। फिर एक चीज और आता है जनमत संग्रह। एक शब्द आया फिर यहीं पे, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह, जनमत संग्रह ये भी है, जनमत संग्रह ये भी है, लेकिन तीसरे जो चौथे वाले का जो जनमत संग्रह है, इसका अंग्रेजी जो आप पढ़िएगा, ठीक है, प्लेबिसिक है। क्या नाम है इसका? प्लेबिसिक है, प्लेबिसिक। इसको अंग्रेजी में प्लेबिसिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेबिसिक कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इसकी सीमा क्या होगी? इसकी सीमा क्या होगी? इसकी सीमा क्या होगी? जनता तक हो, जनता की राय होगी। प्रत्यक्ष चुनाव में सीमा क्या होता है? जनता की राय तक सीमा रहता है, उससे आगे नहीं जाता। जनता की राय पर ही सब कुछ डिपेंड है। अगर वो जनता कह रही है कि ये चीज गलत है, तो ये चीज आप आगे बढ़ा ही नहीं सकते, आपकी हिम्मत ही नहीं है प्रत्यक्ष चुनाव में। जनता की सीमा क्या है? स्रोत इसमें क्या है? सीमा क्या है? जनता की राय पर डिपेंड है, राय पर डिपेंड है। ठीक है, हम लोगों ने जो लोकतंत्र देख लिया, लोकतंत्र में प्रत्यक्ष देख भी लिया, अप्रत्यक्ष दोनों देखा। फिर उसके बाद हम लोग आगे आते हैं यहीं पे, यहीं इसको जल्दी से लिख लो, जल्दी से नोट करो। ये नोट कर लिए? ठीक है, हाँ नोट कर लिए, बहुत तेज हुआ। ठीक है। फिर इसमें एक चीज और आता है, इसमें हम लोग वही पढ़ के फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, अगर टाइम है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक चीज आता है? गणतंत्र। गणतंत्र एक शब्द आपको देखने को मिला, कौन सा शब्द देखने को मिला था? गणतंत्र मिला था। ठीक है। राष्ट्र का जो चुनाव, राष्ट्र का प्रमुख जो होगा, राष्ट्र का जो प्रमुख होगा राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्र का प्रमुख जो होगा, उसका जो उसका चुनाव होगा, प्रमुख होगा, उसका चुनाव होगा, अनुवांशिक पद नहीं होगा। ठीक है। तो जो राष्ट्र का प्रमुख होगा ना, उसका चुनाव होगा, उसे ही गणतंत्र कहा जाता है कि उसका चुनाव हो, उसका पद अनुवांशिक न हो, उसका चुनाव हो। इसीलिए हम लोग गणतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं पे पूछा था, ठीक है, प्रश्न पूछा यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है, जो कि क्या प्रश्न है? ये प्रश्न पूछा गया था, भारत के समाजवाद का स्वरूप क्या है? स्वरूप कौन है? कैसा है? ठीक है। भारत के समाजवाद का स्वरूप कैसा है? ठीक है, कैसा है? यहीं पे ऑप्शन पहला ऑप्शन ये कह रहा है, कौन सा? गुटतंत्र समाजवाद। दूसरा तानाशाह समाजवाद। फिर उसके बाद आपको तीसरा मिलेगा, तीसरा आपको मिलेगा कौन सा? साम्यवादी समाजवाद। ठीक है। और चौथा है आपका लोकतंत्र समाजवाद। कौन सा? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है। तो हमारा जो आंसर था वो चौथा था। ठीक है। भारत में समाजवाद का स्वरूप कैसा है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में जो समाजवाद का जो स्वरूप है
वो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये क्वेश्चन आपसे यूपीएसआई में पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे, इसको लिख लीजिए जल्दी से, इसको लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी लिखो आप। एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा, एक चीज और आप इसमें लिख लीजिएगा, ठीक है। एक चीज और इसमें लिख लीजिएगा कि कैसे है, तो भारत में जो है, भारत जो लोकतांत्रिक समाजवाद है, मतलब सभी लोग मिलकर के इसमें करते हैं। भारत में केवल राज्य निर्णय नहीं लेता, भारत में केवल राज्य जो होगा वो नियंत्रण नहीं करता, नियंत्रण जो होगा, निर्णय या नियंत्रण, भारत नियंत्रण जो होगा, ये राज्य नियंत्रण भारत में केवल राज्य नियंत्रण नहीं करता, वो भारत में केवल राज्य नियंत्रण नहीं करता है, ठीक है, बल्कि हमारा न्याय जो व्यवस्था होती है, वो भी न्याय व्यवस्था जो होगी ना, न्याय व्यवस्था और समाजवाद मिल करके, समाजवाद जो होंगे हमारे, इसमें समाजवाद जो समाजवाद जो होगा, जो न्याय व्यवस्था और समाजवाद के साथ जो होगा, समानता को लेकर चलती है। यह देखोगे केवल राज्य इसमें जो नियंत्रण नहीं कर रहा है, भारत में केवल राज्य नियंत्रण नहीं कर रहा है, इसमें हमारी न्याय व्यवस्था और समाजवाद, न्याय व्यवस्था जो है इसमें समाजवाद में जो है ये समानता को भी लेकर के चल रही है, न्याय को भी लेकर के चल रही है, और समानता को भी, ये समाजवाद जो है ये न्याय को भी लेकर के चल रही है और समानता को भी बरकरार करके चल रही है। इसीलिए हमारे भारत में क्या है, लोकतांत्रिक समानता है, ठीक है। फिर कल हम लोग न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये सारी चीजों को कल हम लोग पढ़ रहे होंगे वैसे, और धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे अपने संविधान पे, अनुच्छेदों पे आ जाएंगे, ठीक है, भाग पे, फिर उसके बाद अनुसूचियां, फिर उसके बाद अनुच्छेदों पे हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, वीडियो कैसे लगी बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार।